Hello, everyone. I hope all of you are keeping well and your preparation for the judicial services examinations is going on in full swing. So, my name is Pratik Udawat and I teach constitutional law at Judiciary Gold. स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और देखते हैं दैट हाउ शुड वन अप्रोच कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ दैट इज टू से कि कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पढ़ना कैसे है। अब ये बात तो हम सब जानते हैं दैट लगभग सारे ही स्टेट के जुडिशरी के सिलेबस में कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, एक मेजर लॉ की श्रेणी में आता है। चाहे प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो, दोनों ही स्टेजेस पे आपको कॉन्स्टिट्यूशन के क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे, राइट? कुछ स्टेट्स में प्रीलिम्स में कॉन्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, कुछ स्टेट्स में मेंस में कुछ कॉन्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन कंपैरेटिवली ज्यादा रहते हैं। बट ओवरऑल हम ये सम अप कर सकते हैं दैट आपके सिलेक्शन में कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है एंड स्पेशली इंटरव्यू स्टेज पे तो कॉन्स्टिट्यूशन अपना एक अलग ही महत्व रखता है। व्हाई सो? बिकॉज all of us know that in most of the states, it is the respective high courts who are conducting judicial services examinations. And जो आपका interview panel होगा, उसमें majority of members are going to be sitting high court judges. And we are also well aware of this fact that the high courts are first constitutional courts of the country. And जब majority of member मेरे इंटरव्यू पैनल के डे इन एंड आउट कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स से डील कर रहे हैं, देन इट्स वेरी लाइकली कि जो क्वेश्चंस मेरे से पूछे जाएं वो या तो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के हों या उनका बेसिस कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में ट्रेस हो सकता है, राइट? सो लेट्स से अगर आपको क्वेश्चन सीआरपीसी का भी पूछा गया, लेकिन वो कहीं ना कहीं लीड करता करता आर्टिकल 20, आर्टिकल 22 या फॉर दैट मैटर आर्टिकल 21 पे भी पिंज अपॉन कर जाएगा। सो देयरफॉर इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस कि हम कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की एक होलिस्टिक प्रिपरेशन करें, ठीक है? चलिए, सो बिफोर वी स्टार्ट, दिस इज फॉर ऑल द कैंडिडेट्स हु हैव क्लियर्ड द एमपीसीजे प्रीलिम्स एग्जामिनेशन एंड आर awaiting the mains examinations. So you people can join a mains batch. इस बैच में आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस मिल जाएंगी, जजमेंट राइटिंग पे स्पेशल क्लासेस होने वाली हैं एंड साथ ही साथ आपको समरी राइटिंग प्रैक्टिस भी कराई जाएगी और ट्रांसलेशन और लैंग्वेज के पेपर की भी तैयारी करवाई जाएगी। इसके अलावा अगर आप चाहें तो आप हमारी मेंस टेस्ट सीरीज के लिए भी एनरोल करा सकते हैं एंड इफ यू आर इंटरेस्टेड फॉर बोथ then you can go for the combo package, right? Chaliye, the next thing is for those who are either working professionals or are the future aspiring judges who are still in their law schools, okay? And both of these people usually don't have enough time to prepare themselves with the comprehensive batch classes. अब कंप्रिहेंसिव बैच क्लासेस में लाइव क्लासेस होती हैं और ये दोनों ही व्यक्ति चाहे वर्किंग प्रोफेशनल हो चाहे एक स्टूडेंट क्यों ना हो, यूजुअली इस कंप्रिहेंसिव बैच की टाइमिंग के साथ उनको दिक्कत आ जाती है, ईदर ड्यू टू वर्क और दी कॉलेज, राइट? तो इसलिए हमने लॉन्च किया है JG1। अब JG1 में आपको 1000 प्लस आवर्स की रिकॉर्डेड क्लासेस मिल जाती हैं और आप अपने पेस पे, अपनी इच्छा से, अपने कंफर्ट से जब चाहे तब उन रिकॉर्डेड क्लासेस को एक्सेस करके अपनी प्रिपरेशन कंप्लीट कर सकते हैं, राइट? सो जब भी आपको फ्री टाइम मिला आप JG1 में लॉग इन करेंगे और आप अपनी रिकॉर्डेड क्लासेस देख सकते हैं अपने कंफर्ट के अनुसार, राइट? सो दिस इज फॉर दोस। प्लस द सेकेंड कैटेगरी ऑफ पीपल जो JG1 के लिए एक सूटेबल ऑडियंस होंगी, वो है वो लोग जो कि जुडिशियल सर्विसेज एग्जामिनेशन का सिलेबस एक कम टाइम में खत्म करना चाह रहे हैं, विद इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, ठीक है? तो यूजुअली आप लोग जानते हैं कि कंप्रिहेंसिव बैचेस 15 महीने के आसपास लगाते हैं पूरे कोर्स को कंप्लीट करने में। बट ड्यू टू एनी रीजन अगर आप इस पूरे सिलेबस को एक शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में खत्म करना चाहते हैं तो आप JG1 ज्वाइन कर सकते हैं। आप अपने पेस पे, अपने हिसाब से
JG1 में दिन की 1 2 3 4 जितनी भी क्लासेस आप देखना चाहें देख सकते हैं और अपना जो टारगेट है उसे एक शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में अचीव कर सकते हैं, राइट। चलिए, तो क्लास के साथ स्टार्ट करते हैं। द अच्छा, दिस इज द लास्ट थिंग, ठीक है। द लास्ट थिंग इज ऑल इंडिया जुडिशरी स्कॉलरशिप एंड एडमिशन टेस्ट। अब ये उन लोगों के लिए है जो हमारे किसी भी बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं, राइट। सो on any of our products you can get up to 100% of discount by enrolling and scoring in all India judiciary scholarship and admission test, ठीक है। तो आपके स्कोर के अनुसार आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी एंड विच कैन गो अप टू 100%, ठीक है। तो यू कैन एनरोल फॉर द सेम by calling upon the number which is being displayed on your screen. चलिए अब पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ टू स्टार्ट, ठीक है। और इसका आंसर वही है जो बाकी सारी फैकल्टीज भी आपको टाइम एंड अगेन बताती रही हैं। द सिंपल फंडा इज एनालाइज एट लीस्ट, माइंड द वर्ड, आई एम यूजिंग द टर्म एट लीस्ट, 10 years के पास्ट क्वेश्चन पेपर्स ऑफ द जुडिशियल सर्विसेज एग्जामिनेशन ऑफ द कंसर्न स्टेट विच यू आर टारगेटिंग, ठीक है। जिस भी स्टेट को आप टारगेट कर रहे हैं उसका एटलीस्ट 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको एनालाइज करने ही हैं। और क्वेश्चन पेपर मतलब प्रीलिम्स और मेंस दोनों के ही। और आपको यह डिमार्केट करना है कि आपके स्टेट में किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। प्री में किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं और आते हैं तो किस पार्ट से आते हैं, किस आर्टिकल से आते हैं, राइट। या अगर केस लॉ बेस्ड क्वेश्चन आते हैं तो किस तरीके के आते हैं, क्या वो डायरेक्ट होते हैं या वो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये सारी चीजें आप इजीली डिमार्केट कर पाएंगे अगर आप पिछले 10 सालों के पेपर को अच्छे से एनालाइज कर लेंगे, ठीक है। जब आप ये एनालिसिस कर लें तो आपको एक लिस्ट बनानी होगी जिसमें एक तरफ आप लिखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और दूसरी तरफ आप लिखेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? तो सिंपल सा डिफरेंस है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में हमें वो टॉपिक्स लिखने हैं जो कि फ्रीक्वेंटली रिपीट हुए हैं, ठीक है। तो लेट्स से मेरे स्टेट में बेसिक स्ट्रक्चर पे शॉर्ट नोट कई बार पूछा गया है, जुडिशियल रिव्यू पे मेरे ओपिनियंस क्या है ये भी पूछे गए हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर फेडरलिज्म के कंसेप्ट में मेरे को एक से अधिक बार क्वेश्चन देखने को मिला है तो भी मैं उसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की श्रेणी में डाल दूंगा। यानी जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं मेरे स्टेट में वो सारे क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की श्रेणी में जाएंगे। अब रही बात इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की श्रेणी, तो उसमें मैं कुछ ऐसे क्वेश्चंस डालूंगा जो बहुत ज्यादा रिपीट तो नहीं हुए बट हाँ उनके रिपीटेशन की प्रोबेबिलिटी अभी भी है। जैसे अगर मेरे स्टेट में इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड प्री में क्वेश्चन आया है तो आई कीप अ नोट ऑफ दैट, ठीक है। मुझे ध्यान रखना है कि हाँ यहां से क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है ना। सिमिलरली इसमें मैं कुछ ऐसे टॉपिक्स भी लिखूंगा जो कि पास्ट में बहुत ज्यादा रिलेवेंट थे इसलिए वो पूछे गए, प्रेजेंट में उनकी रेलेवेंस शायद उतनी ज्यादा नहीं है बट स्टिल मैं उन टॉपिक्स को ध्यान रखूंगा। जैसे मान लीजिए कि नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन आज से 3-4 साल पहले जितना इंपॉर्टेंट था उतना इंपॉर्टेंट आज नहीं है और आज से 3-4 साल पहले वो मेरे स्टेट में पूछा गया है, दो उसके रिपीटेशन की प्रोबेबिलिटी कंपैरेटिवली कम है बट स्टिल आई विल मार्क द पॉइंट एज अ इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। इस टॉपिक को इंपॉर्टेंट टॉपिक मानते हुए चलूंगा और इसको भी ध्यान रखूंगा। तो इस तरीके से मुझे सारी लिस्ट बनानी है, ठीक है। मैं चाहूं तो इस लिस्ट को और डिटेल्ड भी बना सकता हूं, ठीक है। मैं ये भी कर सकता हूं कि भैया अगर जुडिशियल रिव्यू से रिलेटेड क्वेश्चंस आए हैं तो वो किस तरीके के आए हैं, क्या जुडिशियल रिव्यू की हिस्ट्री पे भी गए हैं लोग जब क्वेश्चन पूछे गए तब, या फिर क्या जुडिशियल रिव्यू से जो क्वेश्चन आए वो मेंस में आए या प्री में आए, राइट। अगर प्री में आए तो क्या वो केस लॉ बेस्ड क्वेश्चंस थे या वो आर्टिकल बेस्ड क्वेश्चन थे। तो ये सारी चीजें मुझे कहीं ना कहीं डिमार्केट करनी पड़ेगी और देखना पड़ेगा कि भैया मेरे स्टेट में कैसे क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं। क्लियर? चलिए अब जब मैंने यह कहा आपको कि
पास्ट 10 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर एनालाइज करने हैं, इसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप सिर्फ अपने टारगेटेड स्टेट्स को एनालाइज करें। ठीक है, देखिए आपका प्रिलिम टारगेट ये होना चाहिए कि आप अपने स्टेट के, यानी जो भी स्टेट्स आप टारगेट कर रहे हैं, उन स्टेट के पास्ट ईयर पेपर्स तो एनालाइज कर ही ले, लेकिन साथ ही साथ इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू एनालाइज द पास्ट ईयर पेपर्स ऑफ द नेबरिंग स्टेट्स एटलीस्ट। वाई सो? देखिए, हो सकता है कि आप एमपी के लिए टारगेट कर रहे हो, बट अगर आप छत्तीसगढ़ या राजस्थान के भी पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर देख लेते हैं तो उसमें कोई दोहराई नहीं है, उसमें कोई बुराई नहीं है। वाई सो? देखिए, यहां से भी क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते हैं, मतलब हमने कई बार देखा है दैट जो नेबरिंग स्टेट से में जो क्वेश्चन आ चुके हैं पहले, वो अभी हमारे यहां पे पूछे जा रहे हैं, तो ऐसे भी चांसेस रहते हैं। इसलिए इट्स ऑलवेज एडवाइजेबल कि अपने स्टेट के तो अपने को प्रीलिम बेसिस पे करने ही है, मतलब एनालाइज करना ही, उसमें कोई आ, अपने को इफ्स एंड बट्स नहीं लगाने, कोई कंडीशंस नहीं इंपोज करनी है। बट नेबरिंग स्टेट्स के पास्ट ईयर पेपर्स भी हम लोग अगर एनालाइज कर लेंगे तो हम लोग एक ज्यादा सिग्निफिकेंट पोजीशन में रहेंगे। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं और थोड़ा स्पेसिफिक बात करते हैं, दैट इज हाउ टू प्रिपेयर फॉर प्रीलिम्स। अब प्रीलिम्स के लिए कैसे तैयारी करनी है? अब इस प्रिपरेशन की रूट्स भी पास्ट ईयर पेपर्स में ही जाती है। ठीक है, आप जब अपने स्टेट के या आसपास के स्टेट्स के प्रीलिम्स के पेपर एनालाइज करेंगे तो आप कुछ एरियाज डिमार्केट करेंगे कि यार यहां पे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, वो बहुत ज्यादा डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं। लेट्स से आर्टिकल बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, पार्ट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, शेड्यूल बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, या फिर अमेंडमेंट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, ये चीज कौन से आर्टिकल में लिखी है, ठीक है, कौन से अमेंडमेंट से ये चेंज इंट्रोड्यूस किया गया, इस तरीके के डायरेक्ट क्वेश्चंस मेरे यहां पूछे जाते हैं। ठीक है, तो मैं डिमार्केशन करूंगा कि ये डायरेक्ट क्वेश्चंस जो है ये कौन से टॉपिक से आ रहे हैं, है ना। लेट्स से ये पार्ट 3 से बहुत ज्यादा आ रहे हैं, या फिर पार्ट 4 से भी इक्वली डायरेक्ट क्वेश्चंस आ रहे हैं, आर्टिकल बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है, तो ये मैंने डिमार्केशन किया। सिमिलरली मैंने देखा कि एग्जीक्यूटिव में प्रेसिडेंट से भी डायरेक्ट क्वेश्चंस आ रखे हैं, राइट। तो ये सारा डिमार्केशन मेरे को करना पड़ेगा कि डायरेक्ट क्वेश्चन एक्चुअल में आ कहां से रहे हैं। क्लियर? इसके अलावा अगर मेरे यहां पे शेड्यूल से या कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट से अगर क्वेश्चंस आ रहे हैं तो मुझे इनका भी ध्यान रखना है कि शेड्यूल से अगर क्वेश्चन आए तो किस तरीके के आए। क्या अमेंडमेंट्स पूछे गए कि भैया इस शेड्यूल में लास्ट अमेंडमेंट में क्या इंट्रोड्यूस किया गया, या फिर इस तरीके के डायरेक्ट क्वेश्चन आए कि कौन सी चीज, लेट्स से ओथ्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जजेस कौन से शेड्यूल में दे रखी है, ओथ ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज या ओथ ऑफ द प्रेसिडेंट कौन से शेड्यूल में दे रखी है, क्या इस तरीके के क्वेश्चन आए। तो जिस भी प्रकार के क्वेश्चंस मेरे यहां पे आए हैं उन सारे क्वेश्चंस को मेरे को इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की श्रेणी में डालना है, इनफैक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की श्रेणी में डालना है और उनको प्रिपेयर करना है। अब यूजुअली स्टूडेंट्स को यह भी दिक्कत आती है कि जब डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं ना तो हम लोगों को मेमोराइजेशन में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि हमें यह तो पता है कि अभी भी बहुत सारे स्टेट्स ट्रेडिशनल पैटर्न फॉलो करते हैं, बहुत सारे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं प्रीलिम्स में स्पेशली। तो हम लोग जब याद करने जाते हैं किसी आर्टिकल को तो बहुत जल्दी भूल जाते हैं, राइट। तो इसके लिए जो जुडिशरी गोल्ड के स्टूडेंट्स होंगे उन्हें पता है दैट वी हैव डिवाइज टेक्निक्स जिससे आप पूरा कॉन्स्टिट्यूशन याद रख सकते हैं। ठीक है, हमने बचपन में पढ़ाई की होगी, याद रखने की कोशिश की होगी एक्रोनिम्स के थ्रू, राइट। स्पेशली पीरियोडिक टेबल आपने एक्रोनिम्स के थ्रू याद करने की कोशिश की होगी। तो ऐसे ही कुछ एक्रोनिम्स, ऐसे ही कोई मैथमेटिकल फॉर्मूलाज हैं, उनसे हम लोग जो है इस पूरे कॉन्स्टिट्यूशन की थीम को, पूरे कॉन्स्टिट्यूशन के इंपॉर्टेंट प्रोविजंस को याद कर लेते हैं। और मैं आप लोगों को भी यही सजेस्ट करूंगा कि आप लोग भी कुछ एक्रोनिम्स बनाएं, कुछ मैथमेटिकल फॉर्मूला बनाएं, जिससे आप पूरे कॉन्स्टिट्यूशन के एटलीस्ट इंपॉर्टेंट प्रोविजंस याद कर पाए। देखिए, हम इस कंसेप्ट को चेंज नहीं कर पाएंगे कि डायरेक्ट क्वेश्चन ना पूछे जाएं, बहुत ज्यादा कंसेप्ट पे फोकस किया जाए, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस पूछे जाएं, नहीं। अब जो पैटर्न है हमें उसी के साथ चलना पड़ेगा। सो इट्स ऑलवेज बेटर टू एडजस्ट विद द पैटर्न, है ना। तो डायरेक्ट क्वेश्चंस अगर पूछे जा रहे हैं तो आपको
डिमार्केट करना है कि कहां से पूछे जा रहे हैं, और उन चीजों को एटलीस्ट याद रख लेना है, बिकॉज वहां से क्वेश्चंस फ्रेम होने की प्रोबेबिलिटी अच्छी खासी है, राइट। इसके अलावा आप देखेंगे कि आपके स्टेट में लैंडमार्क डिसीजंस से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, ठीक है। और ये लैंडमार्क बेस्ड डिसीजन क्वेश्चन इस प्रकार से आ सकते हैं कि भैया बताओ ये डॉक्ट्राइन कौन से केस में लेट डाउन हुई, ठीक है। तो उस सिचुएशन में आपको उस केस को प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी प्रिपेयर करना है और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी प्रिपेयर करना है। दो वो क्वेश्चन प्रीलिम्स में ही पूछा गया, लेट्स से आपसे पूछा गया कि डॉक्ट्राइन ऑफ प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग इनमें से कौन से केस में लेट डाउन हुई, तो आपको उस केस को और इस कंसेप्ट को, डॉक्ट्राइन ऑफ प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग को, दोनों ही तरीके से, प्री और मेंस दोनों ही पर्सपेक्टिव से प्रिपेयर करना होगा, राइट। चलिए आगे देखते हैं। तीसरी कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस हो सकती है जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री से रिलेटेड हो, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चंस भी कई स्टेट्स में देखने को मिलते हैं, जिसमें आपसे कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री पूछ ली जाती है, ठीक है। वो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली डिबेट से रिलेटेड हो सकती है या उससे पुरानी भी हो सकती है। लेट्स से पूर्ण स्वराज का कंसेप्ट कब आया, है ना, पूर्ण स्वराज की घोषणा कब हुई, टू बी मोर स्पेसिफिक, राइट, या कौन से सेशन में हुई, कहां पे हुई, कौन से ईयर में हुई, राइट। तो ये सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं। अगर ऐसे क्वेश्चंस आए हैं तो आपको कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री भी पढ़ने की आवश्यकता है अपने स्टेट की प्रिपरेशन के लिए, ठीक है। इसके अलावा आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाएं कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री में, वो अमेंडमेंट बेस्ड भी हो सकते हैं, ठीक है। तो जो भी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स हैं वो तो आपको पता होने ही चाहिए, जैसे कि फर्स्ट अमेंडमेंट हो गया, है ना, 42nd अमेंडमेंट हो गया, 44th अमेंडमेंट हो गया, 9th अमेंडमेंट हो गया, 99th अमेंडमेंट हो गया। तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, ये सारे अमेंडमेंट तो पता ही होने चाहिए। बट इसके अलावा भी अगर कोई क्वेश्चन आए हैं अमेंडमेंट से जो यूजुअली बाकी सारे स्टेट में नहीं आते बट आपके स्टेट में आए, लेट्स से 7th अमेंडमेंट पूछ लिया आपसे, ठीक है, जिससे हमने पार्ट बी स्टेट्स रिमूव किए थे, तो आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए, ये सारी चीजों से आप बिल्कुल फेमिलियर होने चाहिए। तो ये इस तरीके के क्वेश्चंस अगर आए हैं तो आपको डिमार्केट करना पड़ेगा। तो एक आधा क्वेश्चन भी अगर कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री से आया है तो इट्स सेफ दैट हम कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री पढ़ लें साथ साथ में, क्लियर। और लेट्स से जो फोर्थ कैटेगरी आप बनाते हैं वो फोर्थ कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस हैं हमारे रीसेंट केस लॉ बेस्ड क्वेश्चंस। ये आजकल बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं, है ना, रीसेंट केस लॉ बेस्ड क्वेश्चंस। जब कोई रीसेंट केस लॉ आता है तो सिर्फ वो केस लॉ इंपॉर्टेंट नहीं है, वो जिस पार्ट से, जिस आर्टिकल से एसोसिएट था, वो आर्टिकल और पार्ट भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो लेट्स से आज से पहले पार्ट 9 भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, है ना, आज से 1-1.5 साल पहले जुडिशियल सर्विसेज एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो पार्ट 9 भी है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं था। लेकिन 2021 में जब सुप्रीम कोर्ट ने राजेंद्र एन शाह का केस डिसाइड किया, राजेंद्र एन शाह के डिसीजन के बाद, जजमेंट के बाद, पार्ट 9 बी जो है वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट हो गया। तो रीसेंट केस लॉ बेस्ड क्वेश्चन में मेरे को रीसेंट केस लॉ तो पता होने ही चाहिए, साथ ही साथ मुझे उससे एसोसिएटेड आर्टिकल या पार्ट भी पता होना चाहिए। तो अगर आप इस तरीके से डिमार्केशन करते हुए पास्ट ईयर पेपर के एनालिसिस के साथ साथ प्रिपेयर करेंगे तो आई डोंट थिंक दैट देयर इज एनी रीजन व्हाई यू शुड नॉट क्लियर दिस एग्जाम, ठीक है। आपका ये एग्जाम डेफिनेटली क्लियर हो जाएगा। यही फंडा आपको सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं अपनाना है, यही फंडा आप बाकी सारे सब्जेक्ट्स के साथ भी इक्वली अप्लाई कर सकते हैं, क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। The next question is how to prepare for mains examinations. तो देखिए मेंस एग्जामिनेशन में भी सेम फॉर्मूला है, कोई बहुत ज्यादा हार्ड एंड फास्ट रूल या बहुत अलग स्ट्रैटेजी नहीं है। बट मेंस एग्जामिनेशन के लिए जब आप प्रिपेयर करें तो आप ये देखिए कि जो पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चंस फ्रेम हुए हैं वो किस एंगल से पूछे गए। क्या आपके यहाँ पे जो क्वेश्चंस फ्रेम हुए वो बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल क्वेश्चंस थे, यानी फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस थे, या फिर वो डायरेक्ट क्वेश्चंस थे। तो आपको सबसे पहला डिमार्केशन तो ये करना पड़ेगा।
उसके बाद आप एक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट बनाएंगे, जो हमने पहले देखा था, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की एक लिस्ट बना रखी है हमने। ठीक है, तो जो भी इंपॉर्टेंट और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमने डिमार्केट कर रखे हैं, उन सारे टॉपिक्स के मैं शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर कर लूंगा, या मैं ये कहूं कि आइडियल आंसर्स प्रिपेयर कर लूंगा। ठीक है, आइडियल आंसर। अब आइडियल आंसर क्या होता है? तो मान लीजिए कि मेरे स्टेट में 2 बार पूछा गया कि फेडरलिज्म का कंसेप्ट क्या है, या बेसिक स्ट्रक्चर का फंडा क्या है, या रिजर्वेशन के रिलेशन में क्वेश्चंस एक से अधिक बार रिपीट हुए हैं। उस सिचुएशन में मैं क्या करूंगा कि एक आइडियल आंसर बना लूंगा, जिसमें मैं इंट्रोडक्शन से लेके कंक्लूजन तक सारी इंपॉर्टेंट चीजें लिख दूंगा। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर रिजर्वेशन से क्वेश्चन फ्रेम हुआ मेरे यहां पे, तो उस सिचुएशन में जब मैं रिजर्वेशन पढ़ रहा हूंगा, आर्टिकल 15-16 पढ़ रहा हूंगा रेफरेंस बुक से, बेयर कॉन्स्टिट्यूशन से, जैसे भी पढ़ रहा हूंगा, मैं एक आइडियल आंसर उस समय प्रिपेयर करूंगा, जिसमें इंट्रोडक्शन से, यानी जो पॉजिटिव और नेगेटिव कंसेप्ट ऑफ इक्वालिटी का फंडा है उसको मेंशन करते हुए, कंक्लूजन में अपने कुछ ओपिनियंस डालने तक पूरा आंसर कंक्लूड कर दूंगा। इसी बीच में मैं जितने भी केस लॉज हुए हैं वो भी लिख दूंगा, चाहे वो चंपकम दोराई राजन से स्टार्ट होके इंदिरा साहने तक जा रहे हो, वो पूरी स्ट्रिंग में मेंशन कर दूंगा। अब आप कहेंगे कि सर ऐसा भी तो हो सकता है कि क्वेश्चन 5 नंबर का है, तो इतना बड़ा आइडियल आंसर फ्रेम करने की आवश्यकता क्या है? तो सिंपल सा फंडा है भाई, कि अगर 5 नंबर का आएगा तो अपन उसमें से सिर्फ जो रेलेवेंट पॉइंट पूछा गया उतना एक्सट्रैक्ट करके अपनी मेंस की आंसर की में, या मेंस की आंसर शीट में लिख लेंगे। बट इट्स ऑलवेज बेटर टू बी प्रिपेयर्ड फॉर अ लॉन्ग आंसर। अब ये आइडियल आंसर बनाना क्यों है, इसके पीछे भी मैं आपको सिंपल रीजनिंग दे देता हूं। देखिए, आप जानते हैं कि टाइम बहुत कम मिलता है मेंस में अपने आंसर्स को लिखने के लिए, बहुत लेंदी होता है मेंस का पेपर। ठीक है, दो आपने कोई कंसेप्ट बहुत अच्छे से भी पढ़ा है, तो भी आपको उस टाइम उस कंसेप्ट को रिकॉल करने में और उसका एक आइडियल आंसर अपनी मेंस की आंसर शीट पे प्रोड्यूस करने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो अगर आप ऑलरेडी कोई आइडियल आंसर बना चुके हैं और मेंस एग्जाम से पहले उसका 4-5 बार फ्रीक्वेंट रिवीजन कर चुके हैं, तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा एट द टाइम ऑफ मेंस एग्जामिनेशन टू रिप्रोड्यूस द आंसर इन अ मोर ल्यूक्रेटिव मैनर और कंसाइज मैनर, राइट? तो इसलिए जो भी टॉपिक्स आपके यहां से आए हैं, आपके स्टेट में जो भी टॉपिक्स आए हैं, उन सब के शॉर्ट नोट्स या आइडियल आंसर्स प्रिपेयर कर लिए जाएं। क्लियर? इसके अलावा मेंस में कैसे आंसर लिखना है, इंट्रोडक्शन कैसा होना चाहिए, कंटेंट कैसा होना चाहिए, कंक्लूजन कैसा होना चाहिए, इस पे बहुत जल्दी हम लोग एक यूट्यूब लाइव लेने वाले हैं। सो स्टे ट्यून्ड, हम लोग उसमें आपको सारी चीजें बता देंगे कि मेंस का आंसर आइडियली कैसा होना चाहिए। बट टिल देन यू आर रिक्वायर्ड टू डिमार्केट द इंपॉर्टेंट एरियाज जहां से मेंस के क्वेश्चन फ्रेम हुए हैं। क्लियर? मेंस के रिगार्डिंग कोई कंफ्यूजन नहीं? ठीक है, चलिए। So, the next question is where to study from? The answer is simple. कोई भी स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक आप रेफर कर सकते हैं। ठीक है, माय सजेशन विल बी ईदर टू गो फॉर जेएन पांडे और एमपी जैन और वीएन शुक्ला। इन तीनों में से कोई भी बुक जो आपको सूट कर रही है, आपको इजीली समझ आ रही है, उस बुक के साथ आप कंटिन्यू कर सकते हैं या स्टार्ट कर सकते हैं, राइट? सो जेएन पांडे कंपैरेटिवली जो है ल्यूक्रेटिव बुक है, बहुत ज्यादा बल्कि भी नहीं है, तो यू कैन गो फॉर जेएन पांडे। और यू कैन ऑप्ट फॉर वीएन शुक्ला एज वेल। वीएन शुक्ला भी एक डिसेंट किताब है। और अगर आप एमपी जैन के साथ जाना चाहें, दो इट्स अ बिट बल्कि बुक इन कंपैरिजन टू जेएन पांडे एंड वीएन शुक्लास बुक्स, तो आप एमपी जैन के साथ भी जा सकते हैं, वो भी बहुत डिसेंट बुक है। ठीक है, तो ये 3 बुक्स मेरा सजेशन रहेगी। इन केस आप जुडिशरी गोल्ड के स्टूडेंट हैं, तो फिर आपको जो जेएसएम्स प्रोवाइड की गई हैं टीम की तरफ से, वो जेएसएम्स मोर देन सफिशिएंट होगी, आप जेएसएम पे स्टिक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। सो दिस इज इट फॉर टुडे। इन केस यू हैव एनी क्वेश्चंस, please drop in the comment box and please let me know. I'll definitely reply to them.
एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स so that they can also get benefited from these advices. Okay, guys, bye bye. Take care.